आज हम बात करेंगे कोल और पेट्रोलियम की। हम अपने आसपास बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से कुछ तो होती है नेचुरल और कुछ होती है मैन मेड। एक्टिविटी 5.1 में यही कह रहे हैं कि ढूंढिए अपने आसपास कुछ नेचुरल और मैन मेड चीजें और लिख दिए इस लिस्ट में। नेचुरल में आप दूध, पानी, लकड़ी, हवा कुछ भी लिख सकते हैं। और मैन मेड में आप सिंथेटिक फाइबर जैसे कि कुछ कपड़े, जैसे पॉलिएस्टर या फिर प्लास्टिक या केमिकल्स से बनाए जाने वाली दवाइयां और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। जो चीज नेचर में पाई जाती है उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कह देते हैं। रिसोर्सेज का मतलब होता है वो चीजें जो हमारे काम आए। बच्चा पूछ रहा है क्या नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा के लिए रहती हैं, क्या कभी खत्म नहीं होंगी? तो कुछ रिसोर्सेज तो कभी खत्म नहीं हो सकती, जैसे कि पानी, मिट्टी, हवा। जबकि कुछ चीजें खत्म हो सकती हैं, जैसे पेट्रोल, लकड़ी वगैरह। इसीलिए दो कैटेगरी बना दी हमने। एक इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, मतलब जिसे खत्म ना किया जा सके, जैसे कि सनलाइट, एयर वगैरह। दूसरी एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, मतलब एग्जॉस्ट हो जाने वाली, कि खत्म हो सकती है ये अगर इसका बुरी तरीके से हम इस्तेमाल करें तो, जैसे पेट्रोल, कोल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और भी बहुत कुछ। अब आप सोच रहे होंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कैसे खत्म होंगे? मान लिए कि पेड़ों को हम काटते चले गए बिना किसी रोक टोक के, तो बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं सारे पेड़ पौधे और उसके साथ सभी वाइल्ड लाइफ भी। एक्टिविटी 2 में कह रहे हैं कि आप अपने ना दोस्तों के साथ 3 ग्रुप बनाइए। पहले ग्रुप में रखिए आप एक बच्चे को, दूसरे ग्रुप में रखिए आप 2 बच्चे को, जबकि आप तीसरे ग्रुप में 4 बच्चों को रखिए। उनके पास आप कुछ कंटेनर्स लेकर जाइए जिसके अंदर टॉफी, पॉपकॉर्न और पीनट्स वगैरह हो। सबसे पहले पहले ग्रुप के पास ले आइए जिसमें सिर्फ एक बच्चा है, फिर दूसरे ग्रुप के पास ले आइए जिसमें 2 बच्चे हैं, फिर उसके बाद तीसरे ग्रुप में ले आइएगा जिसमें 4 बच्चे हैं। सबके पास एक एक करके आप ले जाइए। देखिए कि पहले से जो आपने शुरू करा होगा, खत्म होते होते तीसरे ग्रुप तक आते आते उसमें से या तो बचा नहीं होगा कुछ, या फिर बचा होगा तो बहुत कम मात्रा में बचा होगा। इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उसका इस्तेमाल भी हमें सोच समझ के करना चाहिए। अब पॉपुलेशन दुनिया की पहले बहुत कम थी, अब धीरे धीरे करते करते 800 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, पर रिसोर्सेज उतने ही हमारे पास। तो इसका इस्तेमाल भी हमें सोच समझ के करना चाहिए, और खास तौर से उन रिसोर्सेज का जो कि एग्जॉस्टेबल हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इन्हें हम फॉसिल्स फ्यूल भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मरे हुए जीवों के शव से बना है। हजारों साल पहले जो जीव जंतु मर गए, उन्हीं के शवों से या कहें तो मुर्दा शरीर से एक्सट्रैक्ट करते हैं इन सारे फ्यूल्स को, इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉसिल्स फ्यूल। फॉसिल का मतलब ही होता है पुराने शव, कई हजार कई लाख साल पुराने जीव जंतुओं के शव। 5.1 मतलब पहले नंबर पे आता है आपका कोल। कोल आप सभी ने देखा होगा, काले कलर का एक सब्सटेंस होता है, पत्थर की तरह दिखता है और बहुत अच्छी तरह से जलता है। कुछ लोग इसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कभी ये ट्रेन के हीट इंजन्स को चलाने के काम आता था। आजकल ये थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के काम आता है, या फिर कभी कभार फैक्ट्रीज में कोई चीज जलाने के लिए काम आता है या गर्म करने के काम आता है। अब कोल की स्टोरी भी जान लेते हैं, क्योंकि ये बच्चे पूछ रहे हैं कि कोयला आया कहां से और बना कहां से। तो कहानी शुरू होती है 30 करोड़ साल पहले से। तब दुनिया में कोई बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, कहीं पे फ्लड आया तो कहीं पे भूकंप आया जिससे जमीन फट गई, जिसकी वजह से जंगल, वहां के बड़े बड़े जंगल जमीन के नीचे चले गए, मतलब बहुत नीचे चले गए और वहां पे जाके दब गए जमीन के अंदर। अब फिर नेचुरल प्रोसेसेस के जरिए, हजारों लाखों करोड़ों साल के नेचुरल प्रोसेसेस के जरिए हर चीज बदली, बदलते बदलते, पर वो तो थे जमीन के नीचे। वो पकते गए पकते गए। कहां से पके? क्योंकि हमारे धरती का कोर है बहुत ज्यादा गर्म, उसकी गर्मी से वो पकते गए और पकते पकते उन सारी लकड़ियों का, जो कि फॉरेस्ट के साथ नीचे दबी थी, वो बन गई कोयला, जिसको आज हम एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं। कोयले की खदानें होती है, हमेशा जमीन के नीचे से निकाला जाता है उन्हें, और ये कोयला दुनिया के अलग अलग कोनों में हमें मिलता है। क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस है, रैंडमली कहीं पे भी हुआ, कहीं पे भी फ्लड आया और कहीं पे भी जो है भूकंप आया, जहां पे वहां की फॉरेस्ट नीचे चली गई, वहां वहां पे आज हमें कोयला देखने को मिलता है। और इस कोयले को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। कोयले की खदान कुछ इस तरह की दिखती है, और कोयले को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोयले से हमें और भी कई सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि कोक, कोल और कोल टार और कोल गैस। कोक एक
टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस होता है। पोरस मतलब जिसमें छेद हो छोटे छोटे। ये कार्बन की लगभग प्योर फॉर्म होती है। कोक का इस्तेमाल स्टील बनाने के लिए भी किया जाता है और इसकी हेल्प ली जाती है अलग अलग सब्सटेंसेस को जमीन के अंदर से निकालने के लिए, जैसे कि कुछ मेटल्स को निकालने में इसकी हेल्प होती है। फिर आता है आपका दूसरे नंबर पे कोल टार। ये एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है। कोल टार 200 से भी ज्यादा सब्सटेंसेस को मिला के बनाया गया होता है और कोल टार का इस्तेमाल बहुत सी चीजें बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि डेली यूज में आने वाली चीजें। सिंथेटिक डाइज, डाई मतलब कलर, ड्रग्स मतलब दवाइयां, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स वो जिससे छत बनाई जाए। आपने नेफ्थलीन बॉल्स देखी होंगी जो कि कीड़े मकोड़े दूर रखने में काम आती हैं, ये भी इससे ही बनाया जाता है। रोड बनाने में पहले कोल्टार का इस्तेमाल किया जाता था। आपने देखा होगा ना, रोड के ऊपर ब्लैक कलर का जो थिक पेस्ट चढ़ाकर वो चलाते हैं रोड रोलर, वो थिक पेस्ट जो होता था वो कोल्टार होता था, पर उसे रिप्लेस करके आजकल बिटुमिन की लेयर चढ़ाई जाती है। अब बात करते हैं कोल गैस की। जहां पे कोयला होता है वहां पे कोल गैस भी पाई जाती है। देखिए कितना अच्छा डायग्राम है। ये रहा जमीन, जमीन के अंदर यहाँ पे छुपा है बहुत सारा कोयला और कोयले के बीच में है छोटे छोटे से गैस के मॉलिक्यूल्स। यही गैस कहलाती है कोल गैस, जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक पाइप डाल के अंदर। पाइप डाल लेते हैं और इस गैस को जो है खींच लेते हैं ऊपर। ये गैस हमारे काम आती है फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर जलाने के लिए। पहले तो इसका इस्तेमाल स्ट्रीट लाइट्स में किया जाता था, पर आजकल एलईडीज आ गए हैं तो इनका इस्तेमाल सिर्फ फैक्ट्री वाले करते हैं कुछ गर्म करने के लिए। 5.2 में पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे। ये भी जमीन के अंदर ही मिलता है हमें। पेट्रोलियम से तो वैसे बहुत सारी चीजें निकलती हैं, पर सबसे फेमस है पेट्रोल, जिससे गाड़ियां चलती है हमारी। पेट्रोलियम में पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, मतलब के पत्थर का तेल। क्या आपको पता है कि पेट्रोल कैसे बनता है? पेट्रोलियम वैसे तो कई जगह की जमीन के अंदर मिल जाता है, पर सबसे ज्यादा मिलता है हमें समुद्री जमीन के नीचे। क्यों? क्योंकि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सब जब मरते हैं तो जमीन के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर जमीन के ऊपर जो है उनके ऊपर और लेयर पे लेयर चढ़ती जाती है क्ले की, सॉइल की, और उसके बाद कुछ लाख या फिर कुछ करोड़ साल बाद हम देखते हैं तो सब कुछ सेटल डाउन होके जमीन के कई किलोमीटर नीचे जा चुका होता है, जहां पे धरती की गर्मी से और प्रेशर से वो पेट्रोलियम में चेंज हो जाता है। अच्छा, पेट्रोलियम के अंदर कार्बन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन भी बोल देते हैं। यहां तक कि कोल बनने की प्रोसेस को भी हम कार्बनाइजेशन ही बोलते हैं, क्योंकि कार्बन बन रहा है ना अल्टीमेटली जिंदा चीजों से। तो बनता क्या है मरे हुए जीव जंतुओं से? नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। जबकि लकड़ी से क्या बनता है? कोल। और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस साथ साथ पाए जाते हैं। और आपको तो पता ही है कि गैस ऊपर होने वाला है पेट्रोल से, जो कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये रहे आपकी पाइप्स हमने बिछा रखी हैं इसमें, और ऊपर है आपके रॉक्स। रॉक्स के अंदर हमने छेद करके पाइप्स बिछाई, तो ऊपर मिलेगा हमें गैस और उसके नीचे मिलेगा ये ऑयल, ये रहा पेट्रोलियम। और उसके नीचे तो आपको पानी मिल जाएगा और बाकी के रॉक्स मिल जाएंगे। और यहाँ से हम जो है इस वाले पाइप से निकाल लेंगे ऑयल को, इस वाले पाइप से हम गैस को निकाल लेंगे। ये प्रोसेस देखने में तो आसान लग रहा है, पर इसके लिए पूरी एक रिफाइनरी बिठानी पड़ती है। मतलब कि वो पूरी फैक्ट्री जो कि इसे एक्सट्रैक्ट करेगी जमीन के अंदर से। ऐसी पहली रिफाइनरी दुनिया की पेंसिल्वेनिया यूएसए में बनाई गई थी 1859 में, और उसके सिर्फ 8 साल बाद इंडिया में भी बन गई, आसाम के अंदर। इंडिया में भी पेट्रोल पाया जाता है, जैसे कि आसाम, गुजरात, मुंबई और कुछ रिवर्स के अंदर भी, जैसे कि गोदावरी और कृष्णा के बेसिन्स में पाया जाता है। रिवर बेसिन बोलते हैं कि छोटी छोटी बहुत सारी नदियों से मिलकर एक बड़ी नदी बनती है, तो ये जो बड़ी नदी है इसी को हम बोल देते हैं रिवर बेसिन। ये आप यहां से भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे रास्तों से पानी जा रहा है एक बड़ी नदी की तरफ, तो ये बड़ी नदी ही कहलाई बेसिन ऑफ द रिवर। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोल जो है एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है जिसकी महक कोई बहुत अच्छी नहीं होती, और ये एक मिक्सचर होता है। ठीक है, मिक्सचर होता है पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स का, पैराफिन वैक्स का और बहुत सारी चीजों का।
तो इस मिक्सचर को अलग करना भी तो जरूरी है, तो इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग बोल देते हैं पेट्रोलियम की। और ये रही एक पेट्रोलियम रिफाइनरी। इस बात के लिए रिलायंस काफी फेमस है कि उसके पास दुनिया की कुछ सबसे बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं ऑयल की। शायद आपने सुना भी हो जामनगर रिफाइनरी का नाम। पेट्रोल से क्या क्या निकलता है उसकी लिस्ट दे रखी है हमारे पास। पहले नंबर पे है एलपीजी, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका इस्तेमाल घर में खाना बनाने के लिए किया जाता है। आते नहीं है सिलेंडर एलपीजी के। दूसरे नंबर पे है पेट्रोल, गाड़ियां चलाने के काम आता है। तीसरे नंबर पे है केरोसिन, इससे घर के स्टोव जलाए जा सकते हैं, या फिर कुछ अच्छी क्वालिटी के केरोसिन से हम जेट एयरप्लेन्स भी उड़ा सकते हैं। और डीजल से आप हैवी व्हीकल्स को जैसे ट्रक वगैरह को चला सकते हैं। इससे ल्यूब्रिकेशन करने के लिए ऑयल भी हमें मिलता है। पैराफिन वैक्स भी निकलता है इसमें से। जो आप वैसलीन लगाते हैं वो क्या होता है, पेट्रोलियम जेली ही तो होता है, जो कि पैराफिन वैक्स से बनता है। इसका इस्तेमाल ऑइंटमेंट के लिए, कैंडल्स बनाने के लिए, वैसलीन जेल बनाने के लिए किया जाता है। फिर बिटुमिन निकलता है इसमें से, जिसका इस्तेमाल एक तो रोड की सरफेस बनाने के लिए किया जाता है और पेंट्स बनाने में भी काम आता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। इन सारे केमिकल्स को हम पेट्रोकेमिकल्स बोल देते हैं। ये तो अपने आप में ही एक इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, कि कौन कौन से केमिकल्स को हम एक्सट्रैक्ट करें या फिर कहें तो बनाएं पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हुए। क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। जैसे सिंथेटिक फाइबर्स, पॉलिएस्टर वगैरह बनाने में काम आता है, पॉलीथीन बनाने में काम आता है, प्लास्टिक्स बनाने में काम आता है, यहां तक कि हाइड्रोजन गैस भी निकलती है इससे, मतलब नेचुरल गैस से निकलती है, जिस हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए कर सकते हैं। और इसकी इतनी सारी खासियतों को देखते हुए हम इस चीज को हम ब्लैक गोल्ड भी बोल देते हैं, काला सोना। पेट्रोलियम के लिए तो दुनिया पागल है। अब तीसरे नंबर पे हम आ गए हैं 5.3 में, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस गैस आपको पता ही है, जहां पेट्रोल होता है उसके ऊपर ही नेचुरल गैस की लेयर होती है जिसे हम निकाल लेते हैं। उसका इस्तेमाल होता है बहुत सारी जगहों पे, इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है। इसे आप कंप्रेस करके भी रख सकते हैं। इसको हम सीएनजी या फिर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस भी कह देते हैं। उससे गाड़ियां वगैरह चला सकते हैं हम। इससे पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है। ये बड़े काम की चीज होती है क्योंकि इसे जलाना बहुत आसान होता है। और इसे पाइपलाइन से आप जो ट्रांसफर करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो कि करा भी जाता है वडोदरा गुजरात के अंदर। नेचुरल गैस का इस्तेमाल भी बहुत सारे तरह के केमिकल्स बनाने में किया जाता है, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए किया जाता है, और हमारी कंट्री में मिल भी जाता है ये। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी मिलता है। ये दोनों नदियां हैं जिनके डेल्टा पे मिल जाता है ये गैस। अब ये बच्चा सोच रहा है कि अगर ये इतनी अच्छी चीजें हैं तो क्या इसे लैब में नहीं बना सकते हम? तो जवाब है, बनाने की कोशिश करो, कुछ 4-5 लाख सालों में शायद बन जाए। मतलब कि इससे बनाने के लिए बहुत समय चाहिए, इसलिए नहीं बनाया जा सकता है लेबोरेटरी के अंदर। यही इस बच्चे ने बताया। 5.4 में बोल रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं कुछ, जैसे कि फॉसिल्स फ्यूल, फॉरेस्ट और मिनरल्स। मिनरल्स में आ गए आपके ज्यादातर तो मेटल्स वगैरह, जिनका इस्तेमाल अगर हम बिना सोचे समझे करते रहें तो एक टाइम पे खत्म भी हो सकता है ये। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे जो है आगे वाली जनरेशन्स के लिए छोड़ कर जाएं, क्योंकि हमसे पहले आने वाले लोगों ने भी ये चीजें हमारे लिए छोड़ दी हैं। ये बात और है कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे, पर फिर भी मोरली हमें किसी भी चीज का अब्यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक धड़ल्ले से बनते जा रहा है। पानी भी पी रहे हैं तो प्लास्टिक की बोतल में पी रहे हैं। अब बताइए उस प्लास्टिक के बोतल को बनाने में कितना पानी खर्च हुआ होगा और कितना पॉल्यूशन फैलेगा उसे हटाने के लिए। और ये भी तो सोचने की जरूरत है कि इस फॉसिल्स फ्यूल को बनाने के लिए करोड़ों साल का वक्त लगा है। फ्यूचर में ये बनने भी नहीं वाला हमारी लाइफ टाइम में। और इन चीजों का इस्तेमाल अगर हम कम करें तो ग्लोबल वार्मिंग भी तो थोड़ी कम होगी, नेचर भी तो थोड़ा थ्राइव कर पाएगी इसकी वजह से। इंडिया के अंदर पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, मतलब सोचिए इसके लिए भी एसोसिएशन है इंडिया के अंदर हमारे पास, कि जो सिर्फ नेचुरल रिसोर्स में पेट्रोल के बारे में ध्यान रखे, अगर तो पेट्रोलियम के बारे में ध्यान रखिए कि कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे नहीं है और कितना है, कि इस्तेमाल में आए तो लिमिट में थोड़ा। वो क्या बोलते हैं कि पेट्रोल को बचाइए। कैसे कैसे बचाएंगे? ड्राइव करिए मॉडरेट स्पीड पे, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इंजन को ऑफ कर दीजिए रेड लाइट पे या फिर अभी कहीं आपको रुकना हो। टायर का प्रेशर देखते रहिए,
क्योंकि टायर का प्रेशर कम होता है तो माइलेज भी कम मिलती है, और टायर का प्रेशर अगर आपने बहुत ज्यादा कर दिया तो फट भी सकता है टायर। तो मॉडरेट रखिए उसे। गाड़ी की मेंटेनेंस भी करके रखिए, वरना माइलेज आपको कम मिलेगी, पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा। ठीक है, यही आपका चैप्टर था, बहुत ही आसान सा।